नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का जो है कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो यहाँ चीनती का अर्थ होता है भाई पहचानती है, पहचान करती है। चंपा यह एक भोली लड़की है जो अनपढ़ है। तो ये एक करैक्टर लेकर के, पात्र लेकर के कवि ने बड़ी एक सुंदर रचना की है कि बिना पढ़ाई के हमारा जीवन है वो निरर्थक होता है, बेकार होता है। तो कविताएं रहेंगी, सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने भी हैं। सपने सभी को आश्वासन देते हैं, भंवर में झकोरे खाली नाव को जैसे जैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं, कभी पास, कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ हैं। मेरा घर, ये त्रिलोचन जी हैं भाई। त्रिलोचन जी का जो है पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका सरलार्थ पढ़ेंगे। तो मूल नाम इनका वासुदेव सिंह, जन्म स्थान 1917, चिरानी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए वे दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, काव्य जोखंड है इनके, देश काले, रोजनामचा है, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गद्यात्मक है इनका भाई। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी और सलाहकार सम्मान है और महात्मा गांधी सम्मान जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार से इन्हें मिला है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी प्रगति काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। रागात्मक, संयम एवं लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ बहुभाषिक शास्त्री भी हैं, इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती है। त्रिलोचन जीवन के निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और तवरा की अपेक्षा, तवरा होता है शीघ्रता, उनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। तो इनका कवि परिचय है और उनकी भाषा में रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठीठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी में छंद को स्थापित करने वाले प्रमुख कवि हैं, माने जाते हैं। त्रिलोचन का जो जीवन है काव्य विधा से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकीय बना करके कविताओं में नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच स्थापित है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त। इनकी जो रचना है आज की, ये है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब है वो मुझे नई ऊर्जा, नई रोशनी, नया उमंग, जोश देता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अपना सिलेबस है वो विधिवत रूप से आप करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। यदि आप कवि परिचय ये लिखना चाहें यहाँ से, तो ये थोड़ा आगे करके इसको लिख सकते हैं। मैं छोड़ देता हूँ एक बार। आप कवि परिचय ये भी याद कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है। कोई ख़ास इसमें फासला नहीं है, अंतर नहीं है। थोड़ा सा लिखने का ढंग अलग है तो ये अच्छा रहेगा। यदि आप भी लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं इस कविता का सार। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कविता धरती संग्रह से संकलित है। यह प्लायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्ति करती है।
इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोध को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रति पक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य के लिए को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, बिजलियाँ गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। काव्य की नायिका चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती। जब वह पढ़ता है तो चुपचाप पास खड़ी होकर के आश्चर्य से सुनती है। वह सुंदर गवाले की एक लड़की है तथा गायें भैंसे चराने का काम करती है। वह अच्छी है और चंचल है। कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है तो कभी कागज़। इससे कवि परेशान हो जाता है। चंपा कहती है कि दिन भर कागज़ लिखते रहते हो, यह क्या काम अच्छा है? कवि हंस देता है। एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने के लिए कहा। उन्होंने इसे गांधी बाबा की इच्छा बताया। चंपा ने कहा कि वह तो नहीं पढ़ेगी। आइए करते हैं सरलार्थ। तो भाई प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से अवतरित किया गया है और इसके कृतिकार जो हैं वो त्रिलोचन जी हैं। और इस कविता के माध्यम से ग्राम्य जीवन में जो अनपढ़ता है उसको उजागर किया गया है कि अज्ञान के अभाव में हम कैसे व्यवहार में लाते हैं। देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये मिसप्रिंट है भाई पंक्ति में। चंपा है वो अक्षर ज्ञान से रहित है, यानी चंपा को अक्षर ज्ञान नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं में एक मात्रा और आएगी भाई, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहता है जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और मेरा पढ़ना है वो चुपचाप सुनती रहती है। मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करती। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्ह से कैसे ये सब सवर निकला करते हैं। यानी वह अचंभित है कि इन काले काले चिन्हों से कवि को वाणी कैसे प्रदान होती है, वह कैसे बोल रहा है। यहाँ गांधी जी को बहुत अच्छे बताते हो, फिर पढ़ाई की बात कैसे कहोगे? आगे आएगा ये। तो आइए इसका जो विशेष है वो पढ़ते हैं पहले। निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का जो है ना बहुत सुंदर बिंब है इसमें। काले काले और खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग है। सरल व सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग है। मुक्त छंद होते हुए भी लय है और अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। आगे है इसमें भाई प्रश्न है, चंपा कौन है? उसे किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? तो चंपा गांव की एक अनपढ़ निरक्षर लड़की है भाई, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। अगला जो प्रश्न है, चंपा चुपचाप क्या करती है? तो चंपा चुपचाप सुनती रहती है भाई। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहाँ आकर चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती रहती है। अगला प्रश्न है, चंपा की हैरानी का कारण बताइए। चंपा इसलिए हैरान होती है भाई, जब कवि द्वारा बोले गए अक्षरों को सुनती है ना तो उसे आश्चर्य होता है इन अक्षरों से कवि ध्वनियाँ कैसे बोलता है। वह ध्वनियाँ वह अक्षरों के संबंध को नहीं समझ पाती है। अगला प्रश्न है, चंपा को किसका या किन का प्रतीक मान सकते हैं? यहाँ कवि ने किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान खींचा है? तो भाई चंपा की उन निरक्षर लड़कियों की प्रतीक है भाई,
गांव की उन निरक्षर लड़कियों की प्रतीक है जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता है। चंपा के माध्यम से कवि ने समाज में फैली निरक्षरता की ओर ध्यान दिया है। आइए देखते हैं अगला पद्य। चंपा सुंदर की लड़की है। यहाँ बेटा सुंदर का जो अर्थ है, चंपा के पापा का जो नाम है, पिताजी का नाम है, वो सुंदर है। तो किसकी लड़की है? सुंदर की लड़की है। सुंदर गवाला है और भाई उसके पिताजी हैं वो एक गवाले हैं, गाय भैंसे रखता है, गाय भैंसे रखने का काम करता है। चंपा चौपायों को लेकर के चरवाही करने जाती है। चंपा चरवाहों को लेकर के चरवाही करने जाती है। तो चौपाए होते हैं भाई चार पायों वाले पशु, और चरवाही भाई उनको चराने के लिए लेकर के जाना। तो चंपा अपने पिता की जो गायें और भैंसे हैं ना, उनको चराने का काम करती है। चंपा अच्छी है, मतलब भोली है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो यानी अक्षर ज्ञान के प्रति भोली है, वैसे भोली नहीं है। तो इसलिए चंपा बहुत अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। उद्यम होता है एक तरह से हरकतें, उलूल जुलूल हरकतें करना। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो चंपा कभी कभी की कलम को चुरा ले जाती है, तो कभी कागज को लेकर चली जाती है। तो कभी इससे बड़ा परेशान हो रहा है, हैरान हो जाता है। तो देखिए भाई, इसमें चंपा के परिवार व उसकी शरारतों के बारे में बताया गया है। ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। सहज एवं सरल खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की छटा भी दृष्टव्य है। आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। चंपा के पिता के विषय में बताइए भाई। तो चंपा के जो पिता है गवाले हैं, उनका नाम सुंदर है, गवाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा क्या करने जाती है? चंपा चरवाही करने जाती है, यानी गायों को और भैंसों को चराने के लिए जाती है। यानी चंपा प्रतिदिन पशुओं को चराने के लिए लेकर जाती है। चंपा का व्यवहार कैसा है भाई? तो चंपा का व्यवहार है ना, वो बड़ा अच्छा है, चंचल है और नटखट भी है। वह कभी कभी बहुत शरारतें भी करती है। कवि की परेशानी का कारण क्या है भाई? यानी कभी वह कलम चुराती है ना, तो कभी कागज चुराती है, तो इसलिए कवि क्या परेशान है? चंपा कवि की कलम चुरा लेती है, किसी तरीके से कलम ढूंढ करके लाता है ना, तो उसे कागज गायब मिलते हैं। तो चंपा की इन हरकतों से कवि क्या होता है? परेशान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। कवि कहता है कि चंपा मुझसे कहती है कि तुम दिन भर कागज पर गोदना लिखाई करने का कार्य करते रहते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है कि तुम है ना पूरा दिन जिस काम में लगे हुए हो ना, क्या वह काम बहुत ही अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है, और चंपा की बात मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, और मेरी हंसी से चंपा बिल्कुल चुप हो जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। चंपा कहती है कि मैं अध्ययन का कार्य नहीं करूंगी, पढ़ूं नहींगी, क्योंकि तुम कहते थे गांधी बाबा क्या है? अच्छे हैं। तो यहाँ चंपा गांधी बाबा के अच्छे होने की बात करती है। देखिए, गांधी जी को बहुत अच्छे बताते हो और फिर पढ़ाई की बात कैसे कहेंगे? कवि ने कहा कि पढ़ना अच्छा है, शादी के बाद तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा पति कलकत्ता काम करने के लिए जाएगा, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो उसके पत्र कैसे पढ़ोगी या अपना संदेश कैसे दोगी? इस पर चंपा ने कहा कि तुम पढ़े लिखे झूठे हो, वह शादी नहीं करेगी, यदि शादी करेगी तो उनके पति को कभी कलकत्ता नहीं जाने देगी, कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसी वह कामना करती है। तो देखिए, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो।
यानी उस दिन जब चंपा आई तो चंपा के को क्या कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। हारे गाड काम सरेगा। भाई मुसीबत के समय है ना, ये तुम्हें काम आएगी पढ़ाई। सब जन पढ़ना लिखना सीखें, कि हमारे भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को पढ़ना एवं लिखना आना चाहिए। वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब जो है ना, यहाँ गांधी बाबा वाली बात है वो यहाँ आती है कि चंपा कहती है कि भाई तुम है ना पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हो। एक तरफ से तो तुम गांधी बाबा को अच्छा बताते हो और दूसरी तरफ है ना मुझे पढ़ने के लिए कहते हो, और गांधी बाबा का भी ऐसा संदेश दे ही नहीं सकते। तो यहाँ चंपा ने न पढ़ने की बात की है। तो यहाँ निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। भाई समाज के प्रति शिक्षा के प्रति समाज की जो उपेक्षा का भाव स्पष्ट किया गया है। संवादात्मक शैली है और ग्रामीण जीवन का सटीक वर्णन है। देशज शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है और छंद मुक्त है। तो देखिए भाई चंपा कवि से क्या प्रश्न करती है। तो चंपा कवि से प्रश्न करती है कि वह दिन भर कागज को काला करते हैं, क्या उन्हें यह कार्य बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, चंपा ने कवि को क्या सीख दी और क्यों। चंपा ने कवि को पढ़ने लिखने की सीख दी। कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सीख देता है ताकि कष्ट के समय उसे परेशानी ना हो। अगला है, कवि ने गांधी का नाम क्यों लिया। कवि का मानना है कि ग्रामीण भी गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं तथा उसकी बात को मानते हैं। उन्हें लगता है कि शिक्षा के बारे में गांधी जी की इच्छा जानने के बाद चंपा पढ़ना लिखना सीख लेगी। अगला प्रश्न है, चंपा कवि से गांधी जी के बारे में क्या तर्क करती है। अब देखिए चंपा कहती है, कवि से कहती है कि अगर गांधी जी अच्छे हैं तो वे कभी पढ़ने लिखने के लिए नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं, अंतिम पद्य की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहता है, मैंने चंपा को समझाने का प्रयत्न किया कि चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। भाई जब तुम्हारी शादी होगी तो गौना होता है। भाई अपने हरियाणा में तो मुकलावा बोलते हैं उसे, और अब दूसर जिसको बोलते हैं, कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने ससुराल में दूसरी बार जाओगी, कुछ दिन बलम के संग रह करके बलम संग साथ रह चंपा जाएगा जब कलकत्ता, कि तुम कुछ समय अपने पति के साथ रहोगी और उसके पश्चात जो हमारा पति तुम्हें छोड़ करके कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, और कलकत्ता तुम्हारे घर से बहुत दूर है। ये है ना मिस प्रिंट नीचे। भाई कैसे उसे संदेशा दोगी, तो तुम अपना संदेश है ना उसके पास कैसे भिजवाओगे, क्योंकि भाई टेलीफोन जैसी व्यवस्था नहीं होती थी जिस टाइम पर कवि ने ये कविता की रचना की। कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है कि तुम्हारे काम आएगा। जब पति तुमसे दूर होगा तो ना तुम उसे कोई संदेशा दे सकोगी ना उसके पत्रों को पढ़ सकोगी, इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो भाई इसमें शिक्षा के महत्व का सहज तरीके से समझाया गया है। गांव से महानगरों की तरफ पलायनवादी प्रवृत्ति को भी बताया गया है। भाई ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। संवादात्मक शैली है। अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति होती है और छंद मुक्त कविता है। चंपा ने कवि को पढ़ने के लिए प्रेरित करते कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए क्या तर्क दिया। कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए ये तर्क दिया कि शादी के बाद जब तुम्हारा पति कलकत्ता जाएगा, काम के लिए जाएगा, तो तुम उसके पास कैसे अपना संदेश भेजोगी तथा कैसे उनके पत्र पढ़ोगे, इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, कलकत्ता जाने की बात से कथा का पता चलता है। कलकत्ता जाने की बात से पता चलता है, ये कथा ने भी क्या पता चलता है वहाँ।
कि महानगरों की तरफ ग्रामीणों की प्लानवादी प्रवृत्ति है, इससे परिवार बिखर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, फिर भी जो लोग कलकत्ता क्यों जाते हैं? कुछ लोग कलकत्ता क्यों जाते हैं? कलकत्ता बहुत दूर तो है, किंतु महानगर है जहाँ रोजगार के अनेक साधन उपलब्ध हैं और रोजी रोटी के साधन सुलभ होने के कारण लोग कलकत्ता जाने की आस में हैं। तो अगला जो है इसमें पैरा एक और है, वो और देखते हैं हम लास्ट में। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। तो कवि ने चंपा से सवाल किया, नहीं सॉरी, चंपा ने कवि से सवाल किया, तुम कितने झूठे हो देखो। हाय हाय राम, तुम पढ़ लिख करके इतने झूठे हो, यानी तुम कितने झूठे हो और पढ़ना, और वो भी तुम पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतना झूठ बोल रहे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बलम को संग साथ रखूंगी। तो यहाँ चंपा कहती है, भाई यदि या तो मैं शादी नहीं करूंगी और शादी करूंगी तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, और यदि शादी भी हो गई तो वो मेरे साथ रहेगा, मैं कलकत्ता उसे नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर भाई बिजलियां गिरे। तो भाई विशेष के रूप में हम इसमें बता सकते हैं, चंपा ने बताया है कि पढ़े लिखे, चंपा के माध्यम से यहाँ कवि ने बताया है कि पढ़े लिखे लोग भी है ना झूठ बोलते हैं। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो कि सहज अभिव्यक्ति की है, मैं ब्याह न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बलम संग साथ रखूँगी। तो यहाँ चंपा का पति के प्रति जो प्रेम का भाव है वो दर्शाया गया है, और कलकत्ता पर भया वज्र ढहने की बात भी इसमें कही गई है। कवि की भाषा बिल्कुल सहज सरल है, अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है, और कविता छंद मुक्त है। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा इस कविता का अनुवाद। तो इसके पश्चात अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।